कैसे हो मेरे भाई मेरे पाई मेरे भाई, कैसे हो मेरे यार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो प्राइमरी सेंटअप एग्जाम यानी आपके स्कूल में जो पहला टेस्ट एग्जाम होने जा रहा है उसी के लिए दोस्तों हमने इसमें साइंस के तीनों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन से लेकर आए हैं। और जानकारी के लिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपका जो ये पहला एग्जाम हो रहा है टेस्ट, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और मैंने 3 चैप्टर के अलावा एक चैप्टर एक्स्ट्रा भी उठा लिया है कि अगर चौथा चैप्टर से भी सवाल उठाता है तो आपके एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने चौथा चैप्टर से वैसे क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में टकराने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिक्स करके लाया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली। तो दोस्तों आइए सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ जी हाँ मेरे भाई मेरे भाई मेरे यार, बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। देखिए दोस्तों पहला नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयुक्त करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इस सवाल को एक और तरीका से पूछा जाता है दोस्तों कि हजामती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। तो हजामती मतलब वही होता है दोस्तों, ठाकुरवे को नहीं बोला जाता है हजामती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं, अवतल दर्पण का। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सौर कुकर, कुंची बउआ रे, सौर कुकर हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा नाक हो गया, कान हो गया। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आप लोग सुनते जाइए, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, दांत हो गया इत्यादि के द्वारा डॉक्टर कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है, सबका आंसर अवतल दर्पण ही होगा। यानी दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण में, सौर कुकर में, उसके बाद जो होता है गाड़ी का हेडलाइट होता है, डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला इत्यादि में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, सबका आंसर अवतल दर्पण ही होगा। लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों अवतल जब आप लिखते हैं तो इसमें देखिए इसमें वो आता है। अब वो जो आप लिखते हैं दोस्तों इसमें गोल गोल है, ये गोल गोल है, इसमें बच्चा कन्फ्यूजन होता है कि उत्तल दर्पण हुआ अवतल। लेकिन इसका यही ट्रिक है दोस्तों, जब आप अवतल लिखते हैं तो इसमें देखिए गोल गोल आता है वो में, और यही इसका ट्रिक है दोस्तों। देखिए आपका जो कुकर होता है तो कुकर का ढकना कैसा होता है दोस्तों, गोल गोल होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसका नाक जो होता है दोस्तों, नाक के आगे में छेद होता है वो कैसा होता है, गोल गोल होता है। तो इसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, आपका अवतल दर्पण। कान जो होता है इसमें कैसा होता है दोस्तों, गोल गोल होता है अवतल दर्पण। गला जो होता है दोस्तों, तो गला देखिए गला के अंदर एक पैप है, तो ये कैसा होता है, पैप गोलाकार होता है, तो दोस्तों गोल गोल। उसके बाद पूछे गाड़ी की हेडलाइट में, देखो हेडलाइट में किसमें बहुआ, हेडलाइट में। तो हेडलाइट में भी जो है ना दोस्तों आपका अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है। उसको कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, तो देखिए हेडलाइट गाड़ी कैसा होता है, एशियन होता है, और गोल गोल नहीं होता है, पूरा ऐसा होता है। अगर इसको हम पीछे से ऐसे मिला देंगे तो गोल गोल नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब गाड़ी की हेडलाइट में भी आप लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अब आइए दोस्तों सवाल नंबर अगला पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ निम्न में से यूज नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों जब आप लेंस मतलब चश्मा, तो चश्मा जब आप बनाते होंगे दोस्तों तो देखते होंगे सबसे पहले तो ये हो गया गांधी जी वाला चश्मा। चश्मा जब बनता है ना दोस्तों तो इसमें देखिएगा ये प्लास्टिक का, ये जो गोल गोल होता है प्लास्टिक का होता है, ये भी ऐसा प्लास्टिक का होता है। तो इसका मतलब पूछ रहा नहीं प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। उसके बाद इसके बीच में देखिए गोल गोल कांच का शीशा लगता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं होने वाला है। उसके बाद जब इसमें गोल गोल शीशा लगता है ना दोस्तों, देखिएगा इसको शीशा सेट करने से पहले इसको जो है ना एक मशीन से इसको रगड़ा जाता है, छीला जाता है। और उसको जब छीलेगा ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा ताकि ये शीशा काफ़ी बारीकी से छीला जाए, यानी जल का ये प्रयोग करते हैं। और इसमें मिट्टी का कहीं पर प्रयोग नहीं करते। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिट्टी। तो सवाल जो पूछ रहा था निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो कौन सा पदार्थ नहीं प्रयोग करते दोस्तों, मट्टी प्रयोग नहीं करते, बाद बाकी बात सब इसमें करते हैं। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 3 पे। पूछ रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था बिहार बोर्ड में। तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं, और एक और इसी का भाई है यानी उल्टा प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो उसके भी 2 नियम होते हैं, यानी परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है दोस्तों गोलीय दर्पण में फोक्सांतर को देखिए दोस्तों स्मॉल एफ से सूचित करते हैं।
और वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसलिए उसको किससे सूचित करते हैं, आर से। पूछ रहा है गोलीय दर्पण फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। आधी करने के लिए 2 से भागा दिया जाता है। किसी भी चीज़ में आधी करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 2 से भागा देते हैं। जैसे 10 का आधा करना है तो आप लोग 5 बोलते हैं। 5 कैसे आता है दोस्तों, 10 में 2 से भाग देते हैं ना, तो 2 पंचे 10 होता है, यानी 5 आता है। अगर हम बोलेंगे 50 का आधा 25 कैसे आता है दोस्तों, तो 50 में 2 से भाग देते हैं तो 25 आता है, यानी किसी भी चीज़ का आधा करेंगे 2 से भाग देते हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों सवाल कि फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है दोस्तों, एफ बराबर r/2। और एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों कि फोकस दूरी किसकी आधी होती है। देख सकते हैं दोस्तों, आधा मतलब 2 से किस में भाग दे रहे हैं, r मतलब वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है ना, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। तो आप यहाँ से इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो वैसे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो देखिए f बराबर r/2 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है वैसा कौन सा रंग है जो बहुत दूर तक जाता है, यानी बिना कम फैले हुए बहुत दूर तक चल के जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के जब सरजी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये दोस्तों होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसको दोस्तों जब आप लोग के शिक्षक प्रिज्म टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बतलाएंगे कि जब श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने साथ अभी भी रंगों में व्यक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश के बारे में विक्षेपण कहते हैं। उसमें देखे होंगे कि ऊपर में ना, सबसे ऊपर में लाल रंग बताए होंगे और जो सबसे नीचे का और उसमें बैगनी रंग बतलाएंगे, क्योंकि बैगनी रंग जो होता है ना, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। वैसे यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना था। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मेल मतलब मिलकर बना है। तो सूर्य का प्रकाश दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है और जो प्रिज्म बतलाए थे उसी में 7 रंगों को दिखाया जाता है। वैसे इसका ट्रिक होता है दोस्तों याद करने का, बै जान ही पी नाला, इसका ट्रिक होता है दोस्तों। इसमें 7 रंग होते हैं, इसको याद करने का ट्रिक है बैजान है पीनाला। देखिए बै से बैगनी, जा से जामुनी, ना से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, एल से लाल। देखिए कैगो रंग है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है मेरे भाई। तो श्वेत प्रकाश जो है ना मेरे भाई 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है 7 नंबर में, जब मैग्नीशियम फीता यानी मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यानी जब मैग्नीशियम की फीता को जलाएंगे ना तो उससे जो आग निकलेगा वो किस रंगों का होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैग्नीशियम जो होता है ना, ये एक धातु होता है। जब इसको गर्म करते हैं ना तो इससे सफ़ेद रंग का, कैसा बउआ रे, सफ़ेद रंग का आग निकलता है जो काफ़ी चमकता है। तो सफ़ेद रंग का आग निकलता है, यही तो इसका आंसर हुआ। पूछ रहे जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो किस रंग का लव निकलता है। तो सफ़ेद मतलब उजला ही होता है दोस्तों, ये चमकदार होता है, इसलिए इसको लिखा गया ऑप्शन में चमकीला। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग जो होता है उसकी लव चमकीली उजली होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का फार्मूला था दोस्तों CaOH का हॉल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब ये बुझा हुआ चूना क्या होता है दोस्तों, तो देखिए पहले ज़माना में जब अभी पुट्टी उट्टी का नहीं था, वाइट सीमेंट का ज़माना नहीं था, तब देखते होंगे कि जब घर रंगना होता था किसी को तो एक जो है नादी या घैला लेते थे, उसमें पानी डाल देते थे, फिर उसमें चूना डालते थे। चूना डालने के बाद उसमें बहुत जो है खखुआ के उसमें से आग निकलता था, यानी उसको क्या बोलते हैं यार, खखुआता था, ठेठी में बोल सकते हैं। तो जब वही चूना खखवाने के कुछ देर के बाद देखिएगा वो जलना बंद हो जाता था। तो जब वो जलना बंद हो जाता था ना, उसी को कहते थे बुझा हुआ चूना, यानी अब वो चूना बुझ गया है। तो बुझा हुआ चूना समझ गया दोस्तों, और इसका फार्मूला था CaOH का हॉल ट्वाइस। और एक होता है दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि जब पानी में नहीं डालेंगे तो उसको कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है दोस्तों CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसे दोस्तों काली चूना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि साफ सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। अब आइए दोस्तों सवाल नंबर 10 पर। पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, यानी कि पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी होती है।
तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, पिछले बार भी सेंटअप एग्जाम में इसने इस सवाल को पूछा गया था। तो वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा जो होती है दोस्तों वो 0.03% होती है, 0.03% होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और एक दो ऑब्जेक्टिव और मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक और पूछा जाता है कि वायुमंडल नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। तो आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वो 78% होती है। कौन सी गैस मेरे भाई? नाइट्रोजन गैस। अगर आपसे ऑक्सीजन की पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है दोस्तों। ये किस गैस की मात्रा मेरे भाई? ऑक्सीजन गैस की मात्रा। तो फिलहाल हमसे 10 नंबर पूछा है कि CO2 गैस की मात्रा कितनी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 0.03%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। वैसे इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने का बहुत बड़ा ट्रिक है। उतना बड़ा ट्रिक को हम इस स्क्रीन पर नहीं लिख पाएंगे, फिर भी उससे कुछ भाग को लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फेंकी पकाता है, कौन है जरा आगे आओ। इस तरह का ट्रिक होता है। केदारनाथ का माली। देखिए सर, केदार से आपको याद रखना है पोटेशियम, और पोटेशियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? के होता है। नाथ से आपको याद रखना है दोस्तों Na यानी सोडियम, और का से याद रखना है दोस्तों आपको कैल्शियम। ये सबसे अभिक्रियाशील मतलब सबसे पावरफुल धातु कौन सी है? तो देख सकते हो दोस्तों, सबसे पावरफुल धातु पोटेशियम होता है, 2 नंबर पे आपका सोडियम होता है, 3 नंबर पे कैल्शियम होता है, इसी प्रकार आगे होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी सबसे पावरफुल कौन है? तो देख सकते हैं पहला वाला क्यों है दोस्तों? किया, और किया मतलब पोटेशियम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कोई लोचा है? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोल रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आदान प्रदान का मतलब होता है दोस्तों आवाजाही। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये पत्ता होता है इस तरह का, ये अब मैं पत्ता बना दिया हूँ, और यहाँ पे देखिएगा ये जो पत्ता होगा ना, तो जब कभी कभी पत्ता सूख जाता है तो आप गौर से देखिएगा, इसको उखाड़िएगा तो एगो जो है ना पेपरा यानी पत्ता का छत निकलेगा, यानी पेपरा, उसमें छोटा छोटा छेद होगा, उसे कहते हैं दोस्तों रंध्र कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? रंध्र। उसी रंध्र से पत्ता जो है ना यानी गैस का आदान प्रदान करता है, और जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो उसी पत्ता उसी जो है बिल के द्वारा, उसी छेद के द्वारा पानी को भी बाहर निकालता है, जिसको बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है दोस्तों? तो रंध्र के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? सबसे पहले आहार नाल होता क्या दोस्तों? देखिए, मुंह के अंदर खाली स्थान है उसको कहते हैं मुख गुहा, और आहार नाल जो होता है दोस्तों मुख गुहा से लेकर के लैट्रिन जिस रास्ता से करते हैं ना यानी गुदा द्वार, यानी मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार यानी लैट्रिन का रास्ता तक के भाग को आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आहार नाल। और ये आहार नाल की लंबाई जो होती है दोस्तों लगभग 8 से 10 मीटर होता है। कितना दोस्तों? 8 से 10 मीटर। अब आहार नाल में बहुत सारे भाग आते हैं, जैसे इसमें 4 तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, गरसनी होता है, छोटी आंत होता है, अमाशय होता है, ग्रासनली होता है, इसी प्रकार बड़ी आंत होते हैं, और भी भाग होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो देखिए दोस्तों, आहार नाल अपना खुद पर्सनल 8 से 10 मीटर होता है, और इस आहार नाल के अंदर ये चारों चीज़ और भी आते हैं, मतलब चारों चीज़ें और भी आते हैं। और आहार नाल के अंदर जो भी चीज़ शामिल है उसमें छोटी आंत जो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है, इस छोटी आंत की अपना पर्सनल लंबाई होता है 5 से 6 मीटर। फिर से मेरी बात को समझिए मेरे भाई, आहार नाल का अपना पर्सनल लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, और उसी के अंदर आता है छोटी आंत भी शामिल है, और ये छोटी आंत का पर्सनल लंबाई अपना खुद होता है 5 से 6 मीटर। और सवाल बोल रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत, क्योंकि इस छोटी आंत का अपना खुद का पर्सनल होता है 8 से 10 में, इसका खुद पर्सनल होता है 5 से 6 मीटर लंबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलते दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल वर्णक के कारण, यानी क्लोरोफिल जो होता है ना दोस्तों, तो इसी मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ दोस्तों? क्लोरोफिल में, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ना यानी मैग्नीशियम के मिलने से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में। तो चलते दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ का मतलब दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं चेम्बर, हिंदी बोल सकते हैं कमरा, यानी कितना खाना होता है। तो जब मानव का हृदय आप लोग के शिक्षक पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं है। देखिए, ये आपका मानव का हृदय है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे खाना है, इसका नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है दायां आलिंद,
बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, यानी 2 गो आलिंद होता है, 2 गो निलय होता है। तो इसमें 4 गो टोटल खाना होता है। देखिए दोस्तों, ये वाला पहला खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना। तो मानव के हृदय में कितने खाना होता है दोस्तों, यानी इसको बेसम भी कहता है दोस्तों। कोष्ठ के जगह पे कभी कभी ना बेसम भी लिख देता है, कुंची मेरे भाई मेरे पाई बेसम भी लिख देता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने बेसम होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं। सबका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, रक्तचाप को इंग्लिश में दोस्तों ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको हम लोग ठेठी में इंग्लिश में कुंची मेरे भाई बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है दोस्तों, वो 120/80 होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन, यानी 120/80। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है लघु पतन, लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी जब सर्किट शॉर्ट हो जाता है किस समय परिपथ विद्युत धारा का मान क्या होता है। आप सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों लघु पतन होता क्या है। तो देखिए, जब ठंडा तार और गर्म तार दोनों टच हो जाता है, उसी कहते हैं लघु पतन हो गया है। तो इस समय क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा परिपथ होता है ना, उसमें विद्युत धारा का मान बहुत हो जाता है, यानी बहुत बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। देखिए दोस्तों, इसको हमने विद्युत चैप्टर से उठाया है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और संभावना यही है कि 3 चैप्टर से आएगा, लेकिन अगर चौथा चैप्टर से उठाता है तो यही क्वेश्चन उठाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इसीलिए हमने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चैप्टर से भी उठा के लिया है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, ओम के नियम में आप लोग के सर जी बतलाए होंगे, भी समानुपाती आई, इस प्रकार बतलाए होंगे, और बतलाए होंगे भी बराबर आई आर। क्या बतलाएंगे दोस्तों मेरे भाई मेरे पाई, भी बराबर बतलाए होंगे आई आर। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। प्रतिरोध को दोस्तों रेसिस्टेंस कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। किससे दोस्तों, आर से। यानी आर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब आर हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पर से आई हटाना पड़ेगा, तब ना आर का मान आएगा। तो आई इसके साथ गुना में ई साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, बटा में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, हमको बटा में आ जाएगा। तो हमसे आर का मान पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी है था भी, और ये आई देखिए भी है था ई साइड भी, और उधर आई गुना में ई साइड लाएंगे दोस्तों, कौन सी हो जाएगा, बटा में, बराबर के उस साइड क्या बच जाएगा दोस्तों, आर। तो यानी प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, भी बटा आई। अब ऑप्शन मैच करवे, भी बटा आई कहाँ है, तो देख सकते हैं दोस्तों, आर बराबर भी बटा आई आपके ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। किसमें मेरे भाई मेरे पाई, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला आता है दोस्तों, आर बराबर भी बटा आई। आप लोग याद रख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये भी क्वेश्चन दोस्तों चौथा चैप्टर से उठाया गया। अगर चौथा चैप्टर से क्वेश्चन उठाया तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई आर स्क्वायर। इसमें आपको 4 गो या 3 गो फार्मूला आप लोग के शिक्षक बतलाए होंगे, फिलहाल नहीं बतलाएं तो याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये क्वेश्चन जब भी पूछा सीधे सीधे दिमाग में फिट कर ले मेरे भाई, आई आर स्क्वायर होगा। इसका राइट आंसर कौन सी होगा मेरे भाई, आई आर स्क्वायर। देखिए ये जो लिखल है ना, ये आई टू आर नहीं लिखल है दोस्तों, ऑप्शन में जो लिखल है ना, जैसे पहला नंबर ऑप्शन में ये ऐसे लिखा हुआ है, आई स्क्वायर आर ऐसे लिखा लेना चाहिए, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर भी नीचे में ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं दोस्तों, भी स्क्वायर बटा आर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये ठीक है, आई आर स्क्वायर ठीक है। तो वैसे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आई आर स्क्वायर। दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि विद्युत परिपथ की शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है, तो आई आर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए सर, चाकू से काटे जाने वाला सबसे आसान जो है आपका धातु वो सोडियम होता है। कौन सी होता है मेरे भाई, सोडियम होता है। लेकिन देखिए सोडियम आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सोडियम के बाद दोस्तों लिथियम होता है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो गया लिथियम। अगर सोडियम ऑप्शन में देता तो हम लोग लिथियम को ना मार के किसको मारते मेरे दोस्त, सोडियम को मारते। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है शब्द नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों शुद्ध होना चाहिए। अब बोल रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों ये 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है मेरे भाई, 24 कैरेट का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये इस बार बिहार बोर्ड में पूछा गया था। तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और जो आभूषण यानी जो गहने बनाए जाते हैं दोस्तों वो 22 कैरेट का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो दोस्तों हीरा होता है, इसे किसी भी चीज़ से काटा नहीं जा सकता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है दोस्तों इंसुलिन की कमी से
इंसुलिन की कमी कारण रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों शुगर का बीमारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल भाषा में मधुमेह, इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों मेरा मधुमेह रोग। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है दोस्तों ग्वाइटर अथवा घेंगा। अच्छा, ग्वाइटर जो है ना दोस्तों इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में घेंगा कहते हैं, ऊपर में नो छूट गया। घेंगा रोग पनपता किसके कारण? तो आप लोग बचपन से जानते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयोडीन की कमी से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? यानी फूल में जो नर भाग होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि बच्चे को जन्म देने के लिए एक लड़का और एक लड़की, नर और मादा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो नर पूछेगा तो दोस्तों आपको मानना है पुंकेसर। क्या मानना है दोस्तों? पुंकेसर। अगर मादा पूछता तो मादा जब पूछता तो आपको अंडप मारना था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों हमसे, यहाँ पे पूछ रहा है नर वाला भाग, तो नर वाला के लिए होगा दोस्तों पुंकेसर। मादा के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी अंडप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है दोस्तों ये माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है ये सब दोस्तों एक्स्ट्रा यानी चौथा चैप्टर से टच किया गया है, ताकि आपके एग्जाम अगर पूछेगा तो आप लोग उसको छोड़ के ना आए। पूछ रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये इसको बताता है दोस्तों जनरेटर, जिसको आप लोग जनित्र कहते हैं और स्पेशल भाषा में डायनमो कहते हैं। तो ऐसे ही पूछ सकता है इस सवाल को कि विद्युत ऊर्जा को ऐसे पूछ सकता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों जनरेटर, यहाँ तो लिखा ही हुआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी का मतलब होता है दोस्तों फिक्स, अस्थायी का मतलब होता है दोस्तों फिक्स। और अस्थायी चुंबक जो होते हैं दोस्तों ये इस्पात के बनाए जाते हैं। किसके बउआ? इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं। इस्पात को इंग्लिश में क्या कहते हैं बउआ? स्टील। अगर स्टील से चुंबक, देखिए स्टील से चुंबक जल्दी बनता नहीं है, और अगर स्टील से चुंबक जल्दी बन गया तो उसके अंदर चुंबक का गुण जल्दी समाप्त नहीं होता। इसीलिए अस्थायी मतलब फिक्स चुंबक बनाना है तो हम लोग स्टील से बनाएंगे, यानी इस्पात से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आप देखिए दोस्तों बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पीछे अभी तुरंत हम चर्चा किए। बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पौधों में वैसा पानी, यानी कि अनावश्यक जल, यानी जो अब आवश्यक नहीं है पौधों के लिए, अनावश्यक जल को पौधों के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधा जो एक्स्ट्रा पानी किससे निकालता है दोस्तों? रंध्र के द्वारा। और ये रंध्र कहाँ होता है दोस्तों? पत्ता में होता है। तो हमसे पूछ रहा है पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो किस भाग में होगा दोस्तों? पत्ता में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते दोस्तों लास्ट सवाल की ओर। बोल रहा है निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटीपी, यानी एटीपी। इस एटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों एडिनोसाइन, पूछिए मेरे भाई, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, TRIPHOSPHATE, मुझे से बोल देता हूँ दोस्तों। तो इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, और दोस्तों भाई को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी आपके तरफ से मोटिवेट मिल सके। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर आएंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सवालों को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा मेरे भाई, मेरे पाई, मेरे यार।